हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इस केस में से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन सा है? तो देखिए, सभी में ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड है, यानी कि सभी में 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जैसा कि हमको पता होगा कि इस केस में जो है कि अगर कार्बन की संख्या अगर बढ़ती है तब तब इस केस में एसिडिटी घटेगी, और एसिडिटी घटने के पीछे कारण है प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट इसके पीछे कारण है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये हम सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तब देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तब क्या है, CH3 कौन कौन सा कंपाउंड दिया है इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो, 2 क्लोरो और ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तब यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2Cl और CH2 और यहाँ पर COH, 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर 3 क्लोरो बनाना है ना, तो CH3 CH और Cl, इसके बाद फिर CH2 COH, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, तब 3 क्लोरो के बाद अब 2 क्लोरो आएगा, CH3 CH2, फिर से CH, यहाँ पर हो जाएगा Cl और COH, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड और लास्ट में CH3, फिर CH2 और COH, है ना। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड इस प्रकार से। तब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लोरीन जो है 4थे कार्बन पर है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पेन से करते हैं, यहाँ पर ये 4th कार्बन पर है, यहाँ पर ये 3rd कार्बन पर है, और यहाँ पर ये 2nd कार्बन पर है, और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर तो आपका जो है कि क्लोरीन ही नहीं है ना। तब क्लोरीन के पास होता है माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन के पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा क्लोरीन होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा तब उस केस में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बांड है ना, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बांड है, ये बांड ब्रेक होगा और H+ को निकालना चाहेगा, ठीक है। तब इस केस में हम सब लोग को ये भी पता होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो आई इफेक्ट है, यह जो है कि डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग। तो जिसके में सबसे नज़दीक क्लोरीन है उसका जो है कि माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा, और जब माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा तब यहाँ से H+ को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। अर्थात दूसरी भाषा में यहाँ पर आपका 2 क्लोरोब्यूटेन जो है क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट होगा, है ना। इस केस में ब्यूटेनोइक एसिड सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, है ना। अगर हम लोग इसमें आर्डर के बारे में बात करें तो सबसे पहले C वाला यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, फिर B वाला यानी कि 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, फिर 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, और मतलब कि A वाला ऑप्शन, और इसके बाद आता है D वाला ऑप्शन, CBAD, ये वाला आपका इस प्रकार से करते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन एथेन नाइट्राइल इज एसिडिक हाइड्रोलाइज्ड। जब हम लोग एथेन नाइट्राइल को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, तब इस केस में एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। हमने इसके क्वेश्चंस को, इसका जो रिएक्शन है हमने कल ही देख चुके थे, लेकिन आज हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे होता है ना। एथेन नाइट्राइल का मतलब CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है किसका, H+ और H2O का रिएक्शन कराना है। तो जब इसका रिएक्शन होता है H+ का मतलब HCl का, है ना, रिएक्शन कराएंगे तब इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हम डायरेक्ट उसको बनाते हैं, CH3COH, एथेनोइक एसिड बनता है ना, एथेनोइक एसिड, जिसको कि हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बाहर निकलता है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलता है ना, एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिड्यूसिंग एजेंट प्रीफर्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर टू प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में बदलना है तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को प्रीफर करेंगे, एस्टर्स
पहले एस्टर में बदलेंगे, एक सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को हमें प्राइमरी अल्कोहल में बदलना है। तब इस केस में कौन सा एस्टर का प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो इस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे होता है, जब हम लोग CH3 डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiLH4 के साथ, तब और इसके साथ साथ HD वाटर के साथ भी रिएक्शन कराते हैं, तब ये फाइनली जो बनता है ना वो होता है आपका CH3CH2OH, फाइनल प्रोडक्ट ग्रुप में बनता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई भी एस्टर ले लेते हैं, ये वाला, अगर इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हैं LiLH4 का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तब ये बदलता है तुम्हारा किसमें, CH3CH2OH प्लस CH3OH। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में अभी फिलहाल में हमको नहीं देखना है, हमको ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी फिलहाल में तो हम लोग CET का क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, जब JEE नीट का क्वेश्चन लगाएंगे उस केस में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। तब इस केस में जो NH2 है, एमीन है, ये जो है कि इसके एसिडिटी को घटा देता है। क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है। चलिए हम पहले एसिडिटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिटी ही पढ़ना है, हमको शुरू में ही बता देना चाहिए था। देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तब इस केस में अगर मैं कोई भी चीज़ का, अगर मैं एक बेस का रिएक्शन कराता हूँ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई भी एक सिंपल सा बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो OH माइनस आएगा और यहाँ से H प्लस को लेकर के भागेगा, है ना, यहाँ से H प्लस को लेकर के भागेगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बनता है, H प्लस बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब देखिए इस केस में होता क्या है कि अगर हमें ये वाले OH को भगाना है तो ये भाग क्यों रहा है, क्यों ये एसिड है, पहले तो हम ये समझ लेना वाई दिस इज एसिड, क्यों ये एसिड है। तो अगर आप लोग देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का लोन पेयर, मतलब कि पाई बांड कौन सा बांड है, सिग्मा बांड, जो सिग्मा बांड है उस केस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तब इस केस में क्या करेंगे ना कि ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। और जब ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे तो कोई भी अगर बेस आ जाएगा कि इसके पास देखो तब पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर होगा और यहाँ पर होगा आपका पार्शियली निगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पर होगा पार्शियली निगेटिव कैरेक्टर। तो जब पॉजिटिव कैरेक्टर है, जैसे ही कोई स्मॉल बेस आएगा तो कहेगा कि H प्लस को बुलाएगा कि आओगे मेरे साथ, ये तुरंत चला जाएगा कि हाँ 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 आ रहा हूँ। तब ये इसको लेकर के बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से सिंपल चीज़ हमको एक चीज़ ये समझ में आया कि इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बांड को ब्रेक कर रहा है। अगर इसको कोई और इलेक्ट्रॉन दे दे, अर्थात जो यहाँ पर ग्रुप लगा है ना, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, या फिर बेंजीन हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकता है, तो अगर उन सभी में से कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तब क्या इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, बताइए ज़रा। तो जब इसको अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इन सभी से अगर इलेक्ट्रॉन मिलने लगे, तब ये क्यों ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H प्लस को बाहर निकलना हार्ड हो जाएगा, है ना, H प्लस को बाहर निकलना हार्ड हो जाएगा, और जब H प्लस को बाहर निकलना हार्ड हो जाएगा उस केस में H प्लस निकलना नहीं चाहेगा। एक मिनट रुकिए जरा, तो नोट देखिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से अगर यहाँ पर ये वाला ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन देने लगे तब कहाँ से जो है कि H प्लस को बाहर निकल पाएगा। तब उसके आधार पर हम लोग देखते हैं एसिडिटी का स्ट्रेंथ। अगर कोई भी इस कार्बोनिल ग्रुप के पास यहाँ पर कोई भी एक लगा है एलिमेंट A, अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है तब जो है कि एसिडिटी क्या होगा, उस केस में एसिडिटी कम होगी। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा है B नाम से
और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, कैसे भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसको अपनी तरफ खींचेगा उस केस में एसिडिटी आपकी क्या होगी, उस केस में एसिडिटी आपकी बढ़ेगी। आ रहा है समझ में ना। तब यही आपसे पूछ रहा है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा ग्रुप है जो बेंजीन के साथ लगेगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, यही चीज़ बोल रहा है ना। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिक्रीज द, अच्छा एसिडिटी को घटाएगा ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, एसिडिटी को कौन सा ग्रुप घटाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन के साथ, और कहाँ पर लगाना है, आर्थो पैरामीटर कुछ दिया है, नहीं दिया है, चलो एक ही पोजीशन पर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगा देते हैं यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर लगा देता हूँ एक में Cl, एक में लगा देता हूँ मैं NH2, है ना, एक में लगा देता हूँ मैं NH2, और दूसरे वाले में, एक सेकेंड भाई साहब मिट भी नहीं रहा है, सी डबल बॉन्ड OH, इसके बाद मैं लगा देता हूँ साइनाइड, तब इसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, OH है, और तीसरे वाले में लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, है ना, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ये लगा है। हम सभी लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरीन है, जो NH2 है, और जो साइनाइड है, और फिर जो NO2 है, ये इन सब का बिहेवियर कैसा होता है। तो अगर ये तीनों अगर लगे हैं आपके आर्थो और पैरा पर, जो कि अभी फिलहाल में आर्थो पर लगे हैं, उस केस में ये क्या करता है कि ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला इधर स्टेबलाइज होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन के द्वारा स्टेबलाइजेशन होगा तो वो इधर भी आएगा, और जब इधर भी आएगा तब यहाँ से H+ को निकालना हार्ड हो जाएगा, है ना, यहाँ से H+ को निकालना हार्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से NH2 का भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तब यहाँ पर भी इसको H+ को निकालना हार्ड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन से नाइट्रोजन लगा है तो ये उल्टा इधर खींचने लग रहा है, नाइट्रोजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन जाने लग रहा है, तब रिंग के अंदर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तब लोन पेयर इधर आएगा, तब H+ को निकालना ईजी होगा। क्या होगा यहाँ पर, ईजी होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आपका लगा है क्या, ऑक्सीजन लगा है। जब नाइट्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन लगा है, उस केस में अगर हम लोग देखें, उस केस में अगर इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा लगा है, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये वाला इधर जाता है, तब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इधर आने लगता है, तो H+ को निकालना यहाँ पर भी क्या हो जाता है, वेरी वेरी इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, H+ नहीं निकलता है, तब ये सब वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं ये सब, वीक बेस, ये भी और ये भी। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा वीक कौन होगा, तो ज़्यादा वीक होगा NH2, क्योंकि NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की टेंडेंसी है, यानी कि जो +M इफेक्ट है, वह क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देता है। इस केस में क्या हो जाता है कि आपका एमिनो वाला सबसे कमज़ोर बेस होता है ना, एमिनो वाला बेंजोइक एसिड जो है क्या होगा, सबसे कमज़ोर होगा। इसके बाद फिर कौन होता है, इसके बाद होता है Cl वाला, और इन दोनों में साइनाइड में और नाइट्रो में ग्रुप चेंज बातें करें, तब यहाँ पर जो है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, और तब इस केस में साइनाइड तीसरे नंबर पर आएगा, और फिर चौथे नंबर पर आता है NO2 ग्रुप। चौथे नंबर पर क्या आता है, NO2 ग्रुप आता है, अर्थात इस केस में NH2 वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। COO बेंजोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो बन गया क्या, सोडियम प्रोपेनोएट। फिर इसके ऊपर इसका रिएक्शन कराया गया तो बन गया ये आपका क्या, ये आपका बन जाएगा तुम्हारा एल्केन बनेगा, और एल्केन के ऊपर HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, है ना। यानी कि इस केस में क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाता है, 73 का, कौन सा क्वेश्चन है, 173 का डी वाला ऑप्शन हो जाता है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है, बहुत इजी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होता है इस केस में कि अगर हम लोग प्रोपेनोइक एसिड है CH3CH2 और COOH है,
इसके ऊपर अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है के साथ रिएक्शन कराएंगे एक एसिड का, तब उस केस में आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ से H+ और यहाँ से OH मिल करके बाहर निकलता है क्या, वाटर। और जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और COO Na+, ये बनेगा, ठीक है ना, सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा। और इस केस में हो जाता है तुम्हारा क्या, NaOH + CaO, ठीक है ना, NaOH और CaO होता है, इसके साथ रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है सोडा लाइम। आप सभी लोगों ने जिस भी टीचर लोगों से पढ़े होंगे आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सोडा लाइम होता है। जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होता है तो इसका काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या काम होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन करता है। अर्थात यहाँ से तुम्हारा क्या निकलता है, यहाँ से तुम्हारा निकलता है आपका CO2 ग्रुप को निकालता है, CO2 ग्रुप को निकालता है और यहाँ से लगभग फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मतलब कि बाई प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 प्राप्त होता है और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं। और ये बदल जाता है किसके अंदर, CH3 CH2 और H के अंदर, CH3 CH2H, यानी कि एथेन में बदल जाता है। अब इस एथेन के ऊपर हमने रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट ही दिया है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसको हीट कर देते हैं। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम लोग इसको हीट कर देते हैं तब इसमें से OH और यहाँ से H2O बाहर निकलता है और ये बन जाता है तुम्हारा CH3 CH2NO2, यानी कि इसका नाम हो जाता है नाइट्रोएथेन। क्या नाम होता है, नाइट्रोएथेन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोएथेन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो दिया है आपका विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तब इस केस में देखोगे अगर आप लोग तो यहाँ पर लगा है आपका कीटोन, है ना, यहाँ पर है कीटोन, यहाँ पर है आपका एल्डिहाइड और यहाँ पर है आपका एल्कोहल और यहाँ पर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो कभी भी अगर हम कंपेयर करें फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो कार्बन की संख्या की बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कार्बन की संख्या के प्रेजेंस में, रेस्पेक्ट में। तब यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा पोलरिटी जनरेट हो जाती है ना, जिसके चलते कि इसका जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट दिया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फॉलोइंग कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो दिया है कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइड, अरे बेटे ऐसे कैसे sp3 हो जाएगा, इस केस में देखो तुम्हारा sp2 होगा ना, क्योंकि एक तो पाई बांड है, एक तो पाई और एक तो यहाँ पर सिग्मा बांड है। तो पाई बांड तो क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए काउंट ही नहीं करते हैं, तब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है, यानी कि गलत दिया है। CCO बांड एंगल इज 90 डिग्री, क्या इसके अंदर 90 डिग्री का बांड एंगल होता है ना, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है। कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बांड, हाँ ये बात सही है, यहाँ पर देख सकते हो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बांड होते हैं। कार्बोनिल बांड इज वीकर देन एल्किन बांड, नहीं, कार्बोनिल बांड जो है कि स्ट्रांग होता है, वीकर बांड नहीं होता है ना। बस यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस केस में क्या होता है 3 सिग्मा बांड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की बी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर दिया गया एसिटिक एसिड और यहाँ पर दिया गया एथेनॉल, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है आपका पहले एस्टर, है ना, पहले बनता है एस्टर, फिर एस्टर का जो है कि हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद फिर हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो फिर से किस में बदल जाता है, फिर से बदल जाता है तुम्हारा एथेनॉल में ही, है ना, किस में बदलेगा, एथेनॉल में ही फिर से बदल जाता है। 176 का ए वाला क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा रिएक्शंस है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3 C डबल बांड OOH का किसके साथ साथ OH और CH2 CH3 का, जब इसके साथ रिएक्शन होता है तब H+ का प्रयोग करते हैं। जब H+ के साथ रिएक्शन होता है तो सबसे पहले H+ इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैक करता है और जब अटैक होता है तब इस केस में बदलता है, ये बाहर निकलता है H2O और जब H2O बाहर निकल जाएगा तब ये बनता है CH3 C डबल बांड O+ और यहाँ पर हो जाता है HO और CH2 और CH3 हो जाता है, ठीक है। तब एक सेकेंड ये वाला यहाँ पर अटैक करता है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करता है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा तभी क्या बन जाता है CH3 C डबल बांड O और यहाँ पर हो जाता है O
CH2 और CH3, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक तो प्लस चार्ज H प्लस है, H प्लस रहेगा, तब H प्लस को हम लोग बाहर निकालेंगे। ऑक्सीजन पर प्लस रहेगा, H रहेगा, तो यहाँ से हम लोग H प्लस को बाहर निकालेंगे, और जब ये बाहर निकल जाएगा तब ये क्या हो जाएगा आपका, तब यहाँ पर ये हो जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH3 हो जाता है, यानी कि आपका बन गया क्या, एस्टर, जो कि आपका A नंबर प्रोडक्ट है संभवतः। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना कि निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, तब वो जो है कि पहले यहाँ से बांड ब्रेक करता है, और बांड को ब्रेक करके सबसे पहले बदलता है इसको एल्डिहाइड और अल्कोहल में, CH3 CO और H प्लस CH3 CH2 और OH, इसमें बदलता है। इसके बाद फिर से इसके ऊपर हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बदल जाता है CH3 CH2 OH के रूप में एथेनॉल, और ये हो जाता है फिर से एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के प्राप्त हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से कौन सा जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में दिखाता है। अरे प्रभु, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाओ, है कि नहीं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाओ, वही मैं सोच रहा हूँ कभी से, ये है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है, तो जिसमें से H प्लस निकल रहा है उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, देखेंगे ध्यान से हम लोग, जब यहाँ पर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो इस केस में क्या बन जा रहा है, RCOCl बन जा रहा है, तो इस केस में तो ये OH निकल रहा है ना, है कि नहीं। लेकिन इस केस में अगर आप लोग देखोगे तब यहाँ से क्या होता है, एक सेकंड, ये भी नहीं होगा, इस केस में भी यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, और ये बनता है आपका एस्टर, ये दिया ना 177 नंबर, हाँ ठीक है, ये वाला बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, जो कि मेटल कैसा होता है, बेसिक होता है, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है H प्लस, और ये बनता है RCOONaH2 बाहर निकलता है। तीनों रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मतलब चारों रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड OOH के ऊपर SOCl2 के साथ, H डबल बॉन्ड O Cl और Cl के साथ जब रिएक्शन होता है, इस केस में ये बदलता है तुम्हारा RCO और Cl में, फिर HCl, फिर SO2 में बदलता है। इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को हमने पिछले लेक्चर्स में अध्ययन कर चुके हैं। तब यहाँ से बाहर क्या निकला, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से बाहर निकला OH, और लगा क्या, Cl, OH हटा और Cl आकर के लग गया। अगला हम लोग रिएक्शन देखें तो RC डबल बॉन्ड OOH है, इसके ऊपर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, लेकिन H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, है ना, H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। तब इस केस में यह जो है क्या है, एसिड है, और ये इसकी जो एसिडिटी है, H2SO4 की एसिडिटी ज़्यादा होती है, ध्यान से सुनेंगे, H2SO4 की एसिडिटी ज़्यादा होती है RCOOH से। तो जब दो प्रकार के एसिड हों तब उस केस में एक स्ट्रांग होगा और एक वीक होगा। तब H2SO4 स्ट्रांग एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड हो जाएगा, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होगा और दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, तब इस केस में एक को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो जब दो लोग हों, एक लोग कमज़ोर हों, एक लोग ताकतवर हो, तो किसको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, कमज़ोर को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। तो H2SO4 स्ट्रांग है, तब H2SO4 तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, H2SO4 अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना बिहेवियर को इसको विवश होकर के चेंज करना पड़ेगा, और ये बदलेगा बेस में, ठीक है ना, ये बदलेगा किस में, बेस में। और जब ये बेस में बदलेगा तब क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH। अब इसके ऊपर H प्लस आकर के अटैक करेगा, H2SO4 का H प्लस अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करेगा, तो OH के ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक होगा तब ये क्या बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर OH, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज होगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा क्या, H2O, और जैसे H2O बाहर निकलेगा तब ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। और जैसे यहाँ प्लस चार्ज हो गया तब यहाँ पर अब आएगा कौन, एल्कोहल, और एल्कोहल के आते ही ये लोन पर अटैक करेगा, H प्लस बाहर निकलेगा और ये आपका एस्टर बन जाएगा, ठीक है। कितना प्यारा, कितना अच्छा रिएक्शंस है।
अब देखिए अगला क्या है, सोडियम के साथ रिएक्शन। तो हम सभी लोगों को पता है एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में सभी के सभी मेटल होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के बारे में देखें तो उस केस में आपके सभी ग्रुप 1 के मेटल जो है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रखते हैं, और जब उसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो जाने जाते हैं बेस के रूप में, यानी कि सोडियम मेटल इस केस में क्या है, बेस है। अब आगे देखते हैं। तब देखिए यहाँ पर है आपका RC+OOH है, यहाँ पर है आपका सोडियम मेटल, ड्राई ईथर लिया हुआ होगा ना, सोडियम मेटल है, प्योर सोडियम है, ठीक है। तब यहाँ पर ये सोडियम मेटल है। अब बताइए आप सभी लोग को पता होगा, क्या पता होगा, यहाँ पर आप सभी लोग को पता होगा कि ये होता है आपका पार्सली माइनस, ये होता है पार्सली प्लस। अब देखिए दो ऑप्शंस है आपके सामने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसको लगी है भूख, हाइड्रोजन को लगा है क्या, भूख लगा है, और सोडियम के पास है खाना। सोडियम जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास दो ऑप्शन है कि ऑक्सीजन के साथ रह करके भूखे रहे, या फिर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए। तब हाइड्रोजन क्या करेगा, आप सभी लोग समझदार हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से और ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, कहेगा जाओ हटो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यह अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बन जाएगा, RC+OO-, और यहाँ पर H+ होगा, ठीक है। लेकिन Na इस H+ को तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तब H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H डॉट में, और Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। अर्थात अब इस केस में RCOO- और Na+ इसके साथ आकर के क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन दो बार होता तब इस केस में ये दो मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल लेते, तब ये H डॉट भी 2 बनता, और H डॉट 2 बनता, तब H डॉट प्लस H डॉट मिलता, और मिल करके फ्री रेडिकल का एडिशन रिएक्शन होता, और ये बन जाता है आपका H2, हाइड्रोजन बन जाता। तब इस केस में बाहर कौन निकल रहा है, बाहर निकल रहा है आपका H+, और जब बाहर H+ निकल रहा है तब यह एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इस केस में ये वाला C वाला ऑप्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एनहाइड्राइड में, और इस केस में अगर हम लोग देखें तो P2O5 इस केस में हेल्प कर रहा है। P2O5 का नाम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या नाम होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकालने वाला एजेंट। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एनहाइड्रेट बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस केस में क्या होता है कि इस केस में यहाँ से आपका एक मॉलिक्यूल से निकलता है OH और दूसरे से निकलता है H, यानी कि एक में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे में बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि हो जा रहा है न्यूट्रल। ठीक है, देखते हैं इसको, जरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से देखें। देखिए RC+OOH, ठीक है, और HOC+OR है। इसके ऊपर P2O5 का रिएक्शन कराते हैं हीट करते हुए, तब उस केस में आपका यहाँ से H+ और एक से OH बाहर निकलता है, H2O। क्या बाहर निकलेगा, H2O, और ये आपका बन जाता है RC+O, और यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ पर हो जाएगा C+O। इसका नाम हो जाता है एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तब, अगर दोनों सेम हो जाएंगे तब इसका नाम होगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए विच अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक एसिड इज स्ट्रांगेस्ट एसिड। ठीक है, तो यहाँ आर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, मेथॉक्सीबेंजीन। तो इस केस में आपका जो है कि इस केस में आपका आर्थो नाइट्रो क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो वाला बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसके अंदर -I के साथ साथ -M दोनों इफेक्ट स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन जो पैरा नाइट्रो है इसके अंदर -I कम है लेकिन -M आर्थो के बराबर है ना। मेटा नाइट्रो में क्या है कि इसमें -M नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ -I ही लग रहा है, और पैरा मेथॉक्सीबेंजीन में तो +M लग रहा है और -I लग रहा है।
तब प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, जिसके चलते कि आपका ए वाला ऑप्शन हो जाता है। देखते हैं इधर, देखिए यहाँ पर है आपका बेंजोइक एसिड, है ना, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर होता है NO2। तो NO2 क्या करता है ना, इस केस में आपका लगाता है -I, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और मेजोमेरिक इफेक्ट यानी कि -M इफेक्ट लगाता है, जिसके चलते कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं, और जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तब यहाँ से H+ को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में क्या है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ COOH और यहाँ पर लगा दूँ NO2, इस केस में ये आपका -M इफेक्ट तो लगेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन -I इफेक्ट कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले नंबर कार्बन पर, और जो NO2 है वह आपका तो जो है कि चौथे नंबर कार्बन पर है ना। और हम सबको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। अभी हमने पहला क्वेश्चन आज का किया था, तब यहाँ पर -I इफेक्ट तो लगेगा, लेकिन आर्थो वाले से कम लगेगा। अब देखिए जो आपका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर मेटा पोजीशन पर NO2 है, और जब मेटा पोजीशन पर NO2 होता है तो इस केस में -M इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो जाता है या आता है सिर्फ आर्थो और पैरा से, है ना। आर्थो और पैरा पर जो ग्रुप होते हैं उसके द्वारा इफेक्ट किया जा सकता है, मेटा वाले पर मेजोमेरिक इफेक्ट का या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, मेजोमेरिक इफेक्ट का या फिर रेजोनेंस इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर -M इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। और हम सभी लोग को पता है कि -M इफेक्ट स्ट्रांग होता है, -I इफेक्ट वीक होता है। तो जब स्ट्रांग वाला ही नहीं लग रहा है तो वीक वाला लग के क्या करेगा, है कि नहीं। अब देखिए अगले केस में हमारे पास है पैरा मेथॉक्सीबेंजीन, COOH है, यहाँ पर पैरा पर क्या लगा है OCH3 है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो +M इफेक्ट से तो दे रहा है ना, +M इफेक्ट से देगा, लेकिन -I इफेक्ट से लेगा। तो यहाँ पर देने वाला टेंडेंसी ज़्यादा हो गया, लेने वाली टेंडेंसी कम हो गया, तब इस केस में एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एसिडिटी इस केस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तब अगर हम लोग चर्चा करें आर्डर के बारे में, तो सबसे स्ट्रांग होगा आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आर्थो नाइट्रो और बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर होगा आपका पैरा नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड। फिर होता है आपका मेटा नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, कम से कम दे तो नहीं रहा है ना, बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें -M या +M कुछ भी नहीं लग रहा है मेटा वाले में, बेंजोइक एसिड। और इसके बाद होता है पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, लास्ट में हो जाएगा क्या, पैरा मेथॉक्सी और बेंजोइक एसिड, लास्ट में ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इस केस में ये वाला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाई डाइबोरेन। डाइबोरेन के द्वारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो डाइबोरेन के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड इस केस में रिड्यूस होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर होता है RC डबल बॉन्ड OOH है, इसके ऊपर अगर हम लोग B2H6 या फिर दूसरी भाषा में अगर हम लोग बोले BH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब उस केस में यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, है ना, 3 मॉलिक्यूल इसका लेते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH में, एल्कोहल में, और यहाँ से बाहर निकलता है BOH का होल थ्राइस बाहर निकलता है ना। यानी कि इस केस में यह ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो किसके द्वारा, डाइबोरेन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, डाइक्लोरो मतलब क्लोरो एस्टिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और एस्टिक एसिड। देखते हैं, क्लोरो एस्टिक एसिड Cl CH2 COOH, फिर Cl3 COOH, और फिर Cl2 CH फिर COOH, फिर CH3 फिर COOH। ये 4 ठो हैं। इस केस में
अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन पर क्या होता है, क्लोरीन होता है -I इफेक्ट वाला, यहाँ पर -I, यहाँ पर -I, यहाँ पर -I। अब इसके अंदर अगर -I इफेक्ट है तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन होंगे उतना ज़्यादा उसका -I इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 1 क्लोरीन है, यहाँ पर तुम्हारा 3 क्लोरीन है, यहाँ पर तुम्हारा 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 0 क्लोरीन है। तो 0 क्लोरीन वाला का एसिडिटी तो सबसे कम होगा, तब 3 वाले का सबसे ज़्यादा, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का। अगर हम इसको ABCD नाम दें तो ABCD में से आपका B वाले की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, फिर C वाले की, फिर A वाले की, फिर D वाले की एसिडिटी होती है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की, यानी कि B वाले का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को कमेंट करके इन 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।